हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BPAG 171 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपकी बुक का नाम आपको पता ही है, आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट। आज हिंदी में करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आपका एग्जाम लगभग 10 तारीख को है, शायद 10 दिसंबर को 2024 वाला। और अगर आप इसके बाद भी देख रहे हो तब भी आपका बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। जो मैं कराता हूँ ना PYQs, उसमें से आते हैं। तो आप एक बार वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो जो आपको समझ में नहीं आ रहे। ठीक है, लिख लिख के याद कर सकते हो आप। प्रैक्टिस करके, याद नहीं करना, रटना नहीं होता है, मुश्किल से समझना होता है उन चीज़ों को। जो मुश्किल है उनको समझो, जो नहीं आते उसको लीव करो। ठीक है, कम टाइम में ऐसे ही हो सकता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, वो है आपका संवेदनशीलता के ऊपर, कि भाई इसके कुछ रीजंस क्या होते हैं कि जो हमारे अंदर जो संवेदनशीलता है ये पैदा होती है। संवेदनशीलता का मतलब बहुत सारा होता है। ठीक है, बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं इसके, कि भाई जब आप सेंसिटिव होते हो किसी चीज़ को लेके, कि भाई कोई भी आपके साथ कुछ भी होता है, कोई भी ट्रेजेडी होती है तो आप उसको सहन नहीं कर पाते हो, उसी को हम संवेदनशीलता कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे मतलब होते हैं इस चीज़ के। तो ये क्यों पैदा होती है, इसके रीजंस पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब क्या होता है इसका। ठीक है, आप समझ में आ गया क्या होता है। इजी सी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बाकी अभी आपको और समझ में आ जाएगा। सबसे पहला जो कारण होता है संवेदनशीलता का, वो होता है सामाजिक कारक। ठीक है, समाज में अगर आप गरीब हो, ठीक है, या आप समाज से बहिष्कृत हो यानी कि नीच जाति के हो, तो आपको सोसाइटी में सपोर्ट नहीं मिलता है लोगों का, तो आपको आपके अंदर जो है एक संवेदनशीलता पैदा होती है कि भाई मैं कमजोर हूँ। ठीक है, इस तरीके की जो भावना होती है उसी को हम संवेदनशीलता कहते हैं। ये पहला रीजन हो गया कि भाई कैसे आती है ये। और दूसरा जो है वो है आर्थिक। अगर आप पैसों से कमजोर हो, आपके पास पैसा नहीं है, तो भी आपका समाज में रुतबा कम होगा, लोग आपकी इज्जत कम करेंगे, है ना। और आपके दोस्त कम होंगे, आपके परिवार के सदस्य आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये सारे रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, देखो ये सब कुछ जुड़ा हुआ है आपस में। ठीक है, आपको समझना है इसको, आपको इसको अलग अलग नहीं पढ़ना है, इसको आपको साथ में लेके चलना है। ठीक है, वही सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक। ठीक है, और भी कारण होते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत कारण भी होता है। और उसके अलावा ये ऋण लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब होता है कर्ज, लोन लेना। तो ये भी होता है कि भाई अगर आपके पास पैसा कम होगा तो मतलब पैसा नहीं होगा तो आपको लोन लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एक और कारण, कुछ और कारण रह रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि वातावरण कारण है। अगर मौसम का बदलना, अगर एग्जाम्पल के लिए मानो कि आप एक खेती करते हो, ठीक है, आप किसान हो, तो आपदा आ जाए, आ गई हो, कुछ बारिश ज़्यादा पड़ गई है या बारिश ही नहीं पड़ रही है, सूखा पड़ गया है, तो क्या हो जाएगा, उससे आपका आर्थिक नुकसान होगा। ठीक है, और सामाजिक नुकसान भी होगा, क्योंकि पैसा होगा तो आपको समाज में प्रसन्नता मिलेगी, आपको लोग सपोर्ट करेंगे। पैसा नहीं होगा तो सही करेंगे। तो कृषि से अगर आपका नुकसान होता है तो वो वातावरण कारक में आता है, और इसमें आपका कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, अब डिजास्टर मैनेजमेंट में ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई ये इंपॉर्टेंट है चीज़ों में, क्योंकि ये जब भी कोई भी ट्रेजेडी होती है, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, तो इससे क्या होता है, ये सारे रीजंस जो है काम करते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड पहले से ही अच्छा है, बेशक सुनामी आ गई है, कोई भी मतलब बाढ़ वगैरह आ गई है, तो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पैसा आपके पास भरपूर है, आप दोबारा से उस चीज़ को बना पाओगे। अगर पैसा नहीं होगा तो आप कैसे कर लोगे उस चीज़ को। ठीक है, यानी कि जो आपदा के बाद वाली चीज़ है ना, उसको बता रहा है कि ये संवेदनशीलता पैदा करता है। क्योंकि जब कोई भी आती है ना, जैसे कि डिजास्टर हो गया, कोई भी भूकंप, सुनामी, बाढ़ आ गई, कोई भी जलवायु परिवर्तन हो गया, उससे क्या होता है, लोगों की एक आशा जो होती है ना जीने की, वो टूट जाती है। ठीक है, और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी कभी वो आत्महत्या करने की भी कोशिश करते हैं। तो इसी को इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और व्यक्तिगत कारण क्या होते हैं कि भाई आयु, एक एज हो जाती है, एक लिंग हो जाता है, और एक विकलांगता हो जाती है। अब ये क्या है कि भाई हम अपने अंदर भी खुद खुद भी सोचते हैं कि यार मैं दूसरों से छोटा हूँ, इसलिए शायद मेरी घर में इज्जत नहीं होती है, ऐसा होता है ना। और शायद मैं बड़ा हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ती है। तो ये जो है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना, ये जो हम सोचते हैं व्यक्तिगत रूप से, उसी को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि ये भी हमारे अंदर संवेदनशीलता पैदा करती है। लिंग भी होता है एक, है ना, जेंडर। अगर आपको लगता है कि आप महिला हैं और आप कमजोर है, तो ये एक संवेदनशीलता का टॉपिक है। ठीक है, विकलांगता, आपको पता होगा, जो भी हैंडीकैप बच्चे होते हैं वो अपने आप को कम समझते हैं कि यार मैं चल नहीं पा सकता, मैं खेल नहीं सकता बच्चों के साथ, क्योंकि मैं नॉर्मल नहीं हूँ। तो ये एक हमारे अंदर संवेदनशीलता पैदा करता है। ठीक है, हमको ऐसा महसूस कराता है कि हम कमजोर हैं। ठीक है, ऐसा ही आपदा के समय में भी होता है। और राजनीतिक कारक क्या होते हैं कि भाई संघर्ष और हिंसा, कमजोर सुशासन, न्याय तक पहुंच का अभाव रहता है।
कि भाई अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप सामाजिक रूप से कमजोर हो, तो ये सब चीज़ें आप नहीं कर पाओगे, मतलब आप न्यायालय तक नहीं जा पाओगे। बेशक बोलता है न्यायालय कि भाई फ्री में करते हैं, पर वकील चाहिए ना भाई, उसके लिए पैसा चाहिए। तो आप न्याय भी आपको नहीं मिलता है बिना पैसों के। ठीक है, रियलिटी है ये। और एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, बाकी ये निष्कर्ष है, और एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे कि भाई इसको समझो, सही तरीके से, कि भाई गरीबी प्राकृतिक आपदाओं का के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ा सकती है। यानी कि अगर आप गरीब हो, तो आपके अंदर एक संवेदनशीलता पैदा होगी। अगर कोई भी आपदा आपके साथ हो गई, ठीक है, छोटी या बड़ी, बाढ़ आ गई, आपकी खेत खराब हो गए, तो इससे क्या होगा, आप संवेदनशील हो जाओगे उस समय, है ना? आप बिल्कुल चौक हो जाओगे कि क्या करूँ मैं, ठीक है? और वहीं पे अगर न्याय आपको नहीं मिल पाया, ठीक है? अगर सरकार ने आपको मुआवज़ा नहीं दिया, ठीक है? न्याय आपका काम नहीं आया, तो क्या होगा? और भी ज़्यादा आपके लिए उस चीज़ से उभरना मुश्किल हो जाएगा कि यार अब मैं क्या करूँ? है ना? मैंने लोन ले रखा है इतना ज़्यादा, है ना? बैंक से, तो मैं उसको चुकाऊँगा कैसे? तो ये जो है ना आपका संवेदनशीलता वाला टॉपिक, छोटा-सा है, इसमें कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं लिख पाया मैं, क्योंकि कुछ था ही नहीं इसमें लिखने लायक, यही थे टॉपिक्स। और अगर आप इनको एक्सप्लेन करते हो ना, अब देखो एक्सप्लेन कैसे करना है, जैसे कि बेरोज़गारी है, इसको आपको बताना है, ऋण आपको बताना है, गरीबी आपको बतानी है, सामाजिक बहिष्कार क्या होता है, समाज के लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता तो उसका मतलब क्या होता है, ये बताना है आपको, ठीक है? इनको आपको एक्सप्लेन करना है एग्ज़ाम में, आपके 4-5 पेज भर जाएँगे ईज़िली। 20 मार्क्स का पेपर है आपका, मतलब 1 क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। 1 क्वेश्चन के लिए आपको 4 से 5 पेज भरना है, ठीक है? और 5 चौक 20, 25, 25 पेज आप भर लोगे आराम से, ठीक है? 20-25 पेज आपको भरने होते हैं। अब मर्ज़ी है आपकी, आप पूरे भी भर सकते हो, ठीक है? आपके पास अगर ज़्यादा नॉलेज है, आप ईज़िली भर लो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है और नॉलेज है तो। सेकंड क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत संस्थागत ढांचों का वर्णन कीजिए। तो हमारे इंडिया में काफ़ी सारे अलग-अलग लेवल पे ना सरकार ने बनाए हुए हैं संस्थाएँ, जो कि जो आपदाएँ आती है ना, उनको देखभाल करती है। सबसे पहला मैंने इंट्रो लिखा है छोटा-सा, आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने एक डेट लिखी है, 2005। तो ये जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है, ये 2005 में लाया गया था। इसके तहत क्या किया गया था कि भाई जो सरकार है, वो एक राष्ट्रीय स्तर पे, एक राज्य स्तर पे और एक जिला स्तर पे, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट होता है, उसके लेवल पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए एक समितियाँ बनाएँगी, जो कि अलग-अलग लेवल्स पे जाके काम करेंगे, ठीक है? अगर पूरा देश में आपदा आ गई है, कोई बाढ़ आ गई है, कोई ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, तो राष्ट्रीय स्तर के जो प्राधिकरण होगा, वो उसकी देखभाल करेगा, वो उसके लिए काम करेगा, ठीक है? उसको ठीक करेगा। इसी को हम कहते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, ठीक है? एनडीएमसी, एनडीएमए, ठीक है? एनडीएमए बोलते हैं, सॉरी, ठीक कह रहा हूँ। और एक ये है राष्ट्रीय कार्यक्रम समिति, ये इससे छोटी है, बेसिकली इसकी हेल्प करने के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है? ये असिस्टेंट की तरह काम करती है। वैसा ही राज्य स्तर पे भी होता है, ठीक है? राज्य स्तर में बस हम हाँ, वो लगा के यहाँ पे एस लगा देते हैं, ठीक है? एसडीएमए, ठीक है? यहाँ पे राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम ये हो जाता है। उसके बाद इसकी एक वही सेम समिति छोटी वाली, जो उसकी हेल्प करने के लिए होता है, जैसे मॉनिटर नहीं होता स्कूल में, टीचर की हेल्प करने के लिए, वैसे ही ये भी है। ठीक है? उसके बाद जिला स्तर में जिला आपदा प्रबंधन अधिनियम, ये डीडीएमए इसको बोलते हैं। इसके कुछ मुख्य कार्य होते हैं इन सभी के, सभी को मिला के, कि भई योजना निर्माण करना, जागरूकता फैलाना लोगों के अंदर, आपदा का जो है उसके अंदर मैनेजमेंट करना, प्रक्रियाएँ फॉलो करवाना लोगों से, और सहयोग करना एक-दूसरे का, ठीक है? इन सभी का कार्य है बेसिकली, अलग-अलग लेवल पे जाके चीज़ों को करती हैं। उद्देश्य क्या है इनके, कि भाई आपदा की जो जोखिम है उसको कम किया जाए, आपदा के जो प्रभाव होते हैं उसको कम किया जाए, और आपदा के लिए तैयार रहने की जो क्षमता है वो प्रदान की जाए। आपदा हेतु एक संरचना बनाई जाए, यानी कि एक स्ट्रक्चर का निर्माण करना, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर, राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे और जिला स्तर पे, ठीक है? उसके बाद एक और आता है, तीसरा आता है आपका जलवायु विज्ञान संबंधी आपदाओं पर एक टिप्पणी लिखना। सबसे पहला यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, छोटा-सा मैंने लिखा है। क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछ रहा है ये, ठीक है? आपको याद रखना है, और इसमें जो आपदाएँ आती है वो क्या है? समुद्री तापमान में वृद्धि के कारण समुद्र का जो एक तरीके से विनाशकारी हो जाना, ठीक है? तापमान में वृद्धि से समुद्र में क्या है, लहरें बनती है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, और जो समुद्र की जो लाइफ़ है ना, जो उसमें जो जीव रहते हैं समुद्र में, सी एनिमल्स जिनको हम कहते हैं, उनको दिक्कत होती है, ठीक है? और सूखा पड़ जाता है, अगर हवाएँ चलेंगी गरम, तो सूखा पड़ेगा डेफ़िनेटली।
तो इससे क्या होता है ना, देखो जब भी हवा तेज चलती है, जो वायु परिवर्तन होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, बहुत सारी समस्याएं लेके आता है ये, ठीक है। ये हमारे स्वास्थ्य को भी खराब करता है, हमारी जो खाद्य व्यवस्था है उसको भी कम करता है, क्योंकि सूखा पड़ेगा तो हम अनाज कैसे उगाएंगे, ठीक है, सब्जियां कैसे उगाएंगे, खाएंगे कैसे। तो ये दिक्कत पैदा करता है, जंगलों में आग लग जाती है इसकी वजह से, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से, जो भी हुई थी कुछ समय पहले। अचानक मौसम में बदलाव हो जाता है, ग्लेशियर का पिघलना, समुद्री जल का बढ़ना, है ना। अब ग्लेशियर पिघलेंगे तो डेफिनेटली जो समुद्री जो स्तर है वो बढ़ेगा, इससे क्या होगा, जो तटीय क्षेत्र पर रहने वाले जो देश होते हैं ना, उनको दिक्कत होती है। और अधिक वर्षा बढ़ जाएगी, यानी कि वर्षा का बहुत ज़्यादा होना, या वर्षा होती नहीं है कहीं कहीं पे, ये जो है आपका इम्पैक्ट करता है। और इसमें विज्ञान की क्या भूमिका है, टेक्नोलॉजी क्या हेल्प करती है कि भाई नियोजन करना, यानी कि मैनेजमेंट करना, जो भी आपदा होने वाली है उनको देख के फिर पहले से ही उनके बारे में हम मैनेजमेंट करते हैं चीज़ों को, और कुछ रणनीतियाँ बनाते हैं, जोखिम आकलन करते हैं कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और वैश्विक सहयोग की आवश्यकता रहती है। मुख्य बात ये मैं बता रहा हूँ, और जागरूकता बढ़ाना इसमें, और पैटर्न विकसित का सिद्धांत यहाँ पे आपको मिलता है। एक चीज़ों को मतलब एक कैटेगराइज वे में, एक सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को हम करते हैं ना, तो जो प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाती है ना। इसी को यहाँ पे बताया गया है। देखो मैं लेक्चर ज़्यादा दे नहीं पा रहा आपको, जल्दी जल्दी बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि आपको वीडियो देखना नहीं होता है पूरा, इसीलिए। और पांचवा क्वेश्चन है कि भाई क्षति आकलन के लिए के ढांचे का वर्णन कीजिए। क्षति आकलन बेसिकली जब भी कोई भी आपदा आ गई उसके बाद जो लोगों के साथ जो हुआ है, उनके घर खराब हो जाते हैं, खेत खराब हो गए, तो उनका आकलन करने वाले जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पूछ रहा है। इसमें क्या होता है, सूचना संग्रह होता है, सरकार निगम से, गैर सरकारी, स्थानीय समुदाय, टेक्नोलॉजी से, यानी कि जो भी सूचना यहाँ से मिल पाए, सरकार दे पा रही है, या एनजीओ जो होते हैं जो उनका जुड़े हुए होते हैं लोगों के साथ में, उनसे जानकारी लेना कि भाई क्या क्या दिक्कतें आई हैं, कितना नुकसान हुआ है, ठीक है। उसके हिसाब से फिर ठीक किया जाएगा उस नुकसान को, सरकार उसके लिए पैसा देगी। उसके अलावा डेटा विश्लेषण करना हर तरीके से, ठीक है, मैंने लिख दिया है यहाँ पे, बाकी आप पढ़ लेना। मानचित्र तैयार करना, दस्तावेज का सारांश जो होता है, इससे लोगों को मतलब सरकार को हेल्प मिलती है, जो कमियां हुई हैं, जो तरीके से विनाश हुआ है, उसके लिए पैसा जनरेट करने के लिए। और रिपोर्ट तैयार करना कि भाई क्या क्या हमें किस किस चीज़ों पे काम होगा, ठीक है, कहाँ कहाँ पैसा लगेगा, और सर सड़क टूट गई तो उसके लिए हमें अलग से पैसा नहीं लेना पड़ेगा सरकार से, तो वो सरकार देगी, और वहाँ पे सड़क दोबारा से बनेगी। और पुल टूट गए तो उसके लिए अलग से पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है उसके बाद का जो प्रोसेस होता है, जो बाढ़ आने के बाद जो प्रोसेस होता है उसको बता रहे हैं, ठीक है। बाकी इतने ही क्वेश्चंस थे आज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियोस के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट में बताना मुझे और आपको वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।